हेलो बच्चों, आपका S2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। हम लोग वेक्टर कर रहे थे, वेक्टर में लेक्चर नंबर 1 कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपको बताया था कि ए और बी अगर दो पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए और बी है, और एक पॉइंट सी है जो m/n के रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है, n/m के रेशियो में, तो MOA NOB m+NOC ये बताया था, सेक्शन फॉर्मूला से आता है। और ये बताया था कि अगर मिड पॉइंट हो जाएगा CAB का तो ये M और N 1:1 होगा, रेशियो 1:1 हो जाता है अभी, तो OA + OB 2AC होता है। तो ये ध्यान रखने के लिए आपको कहे थे कि अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ना है तो इसका रिजल्टेंट होता है 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट और जो बचेगा इसका मिड पॉइंट। तो ये OA और OB का रिजल्टेंट होगा 2OC के बराबर, ठीक, जहां C क्या होता है, AB का मिड पॉइंट होता है। तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। पिछले लेक्चर में जितना पढ़े थे इस पे बेस्ट। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ट्राई करें। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है। AB A वेक्टर और BC B वेक्टर है। AC AD AE AC, यहाँ AF रहेगा, AF। ये चारों का वैल्यू कैलकुलेट करना है A और B के टर्म में, AC AD AE और AF इन टर्म ऑफ A एंड B वेक्टर, ठीक। तो ऐसा है, देखो, एक रेगुलर हेक्सागन ABCD है। मान लेते हैं सर ये है रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, ठीक। AB A वेक्टर है, AB दिया है A वेक्टर, और BC है B वेक्टर। कैलकुलेट करना है AC। तो पहला जो AC है आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ये वेक्टर के हेड से इसका टेल जुड़ा है, तो AC क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो A+B हो जाएगा। अच्छा, अगला निकालना है AD वेक्टर। रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है सर, सारे साइड लेंथ बराबर होता है और डायगोनल जो होता है सामने वाले साइड का डबल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जो AD होगा, AD ये BC का जो भी लंबाई होगा उसका डबल होगा। अच्छा, और BC है B वेक्टर, इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो वेक्टर तो वही रहना है, मैग्नीट्यूड डबल हो गया, वेक्टर वही रहना है, मतलब B वेक्टर है तो ये भी B वेक्टर होगा, कुछ मैग्नीट्यूड कुछ टाइम्स होगा। तो अभी आपको बताएं कि डबल हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2B हो जाएगा, समझ रहे हो। तो AD आ गया। अगला AE अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको पहले चाहिए DE, क्योंकि दिख ही रहा है AD में अगर DE जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट AE बनेगा। AE क्या होगा, लिख भी देते हैं, ये होगा AD + DE। देखो DD गायब, रिजल्टेंट AE आ जाएगा। और AD है 2B वेक्टर, और DE जो है, ध्यान से देखिए सर, AB और DE दोनों का डायरेक्शन उल्टा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ये A वेक्टर है तो ये -A वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया है, तो D हो जाएगा -A। तो सर ये AE वेक्टर 2B - A होगा। अगला AF वेक्टर। AF वेक्टर निकालना है तो ये उतना ही होगा जितना CD वेक्टर होगा। तो ऐसे भी चाहो देख सकते हो, AC और CD को अगर जोड़ेंगे, देखो AC और CD को, तो CC गायब, रिजल्टेंट आएगा AD। AC कितना है, AC है A+B, और CD कितना है भाई, CD उतना ही होगा जितना AF होगा। अच्छा, अरे CD और AF क्या हो, बराबर है, तो चलो CD रख देते हैं, यहाँ AF रख दो CD के जगह, बात वही है। और AD कितना है, अभी निकाले हम लोग, 2B है, तो AF जो होगा ये आ जाएगा कितना, B - A वेक्टर, 2B - B, B - A, तो ये सर आ जाएगा AF वेक्टर। तो ये जो हेक्सागन वाला सवाल है, बहुत मतलब हर जगह मिल जाता है आपको, बहुत फेमिलियर है।
तो इसमें आपको करना क्या होता है, बस एक बात याद रखेंगे तब सारे सवाल बनते जाएंगे हेक्सागन वाले, कि डायगोनल जो होता है सामने वाले साइड का डबल होता है और सारे साइड लेंथ बराबर हैं, तो अगर डायरेक्शन भी सेम है तो बस एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा। सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको याद है या पता है तो कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें आपको दिया है ए बी सी डी आर 4 पॉइंट such that m is midpoint of AC, n is midpoint of BD, तो ये इतना बराबर प्रूव करना है 4mn होगा। ठीक, इस तरह का सवाल देखो कैसे बनेंगे। अभी हम लोग जो ट्रिक सीखे हैं, जैसे अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ना है AB प्लस AC को, तो ट्रिक क्या बताएं आपको, आपको ये बताएं कि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट और जो बचेगा इसका मिड पॉइंट, तो BC का मिड पॉइंट मान लो m है तो 2am हो जाएगा। वो दिया रहेगा आपको BC का मिड पॉइंट क्या है या जिसका मिड पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है सर, तो चलो सवाल पढ़ते हैं। ABCD 4 पॉइंट है, M क्या है, AC का मिड पॉइंट, चलो लिखते हैं AC का मिड पॉइंट है M, आगे BD का मिड पॉइंट है N। अच्छा, प्रूव करना है इतना, चलो AB प्लस CB प्लस CD प्लस AD इतना बराबर आपको प्रूव करना है 4mn के बराबर होगा। टू प्रूव दैट इतना बराबर इतना। ठीक, हम लोग इन दोनों को एक साथ लेते हैं क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये फॉर्मूला लगाते समय आपको बनाना है सेम, तो AB और AD में इनिशियल पॉइंट है सेम, तो एक साथ इन दोनों को ले लो और इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ये दोनों एक साथ है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ये है LHS। ठीक सर, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आसानी से आप बता सकते हैं, क्या बताए हैं, 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट मतलब A और जो बचेगा BD का मिड पॉइंट N है, तो 2AN आ जाएगा। ठीक, उसी तरह इन दोनों का रिजल्टेंट देखो 2C इनिशियल पॉइंट C और जो बचेगा उसका मिड पॉइंट N। ठीक, अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि AN और CN में इनिशियल पॉइंट सेम नहीं यार, मतलब अब पुराना जो जुगाड़ था वो हो गया गड़बड़, वो नहीं लगा पाएंगे। तो अगर पुराने मेथड से ही आपको करना है तो एक काम करो, इनिशियल पॉइंट पहले सेम बनाओ, इसे -2NA लिख लो और इसे -2NC लिख लेते हैं, -2 कॉमन कर लो, NA प्लस NC। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट आपको लिखना है तो -2 और क्या बताए हैं, इनिशियल पॉइंट देखो सेम है तो 2 टाइम्स रिजल्टेंट क्या आता है, 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट और जो बचेगा उसका मिड पॉइंट, तो AC का मिड पॉइंट कितना है M, तो ये आ गया -4NM। फिर से डायरेक्शन उल्टा करो तो माइनस हो जाएगा, तो MN लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4MN के बराबर, हैंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। समझ गए, तो ये ट्रिक द्वारा हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जो आपको ट्रिक सिखाए हैं कि अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ना है तो क्या बताए हैं, 2 टाइम्स इनिशियल पॉइंट जो रहे दोनों में और जो बचेगा उसका मिड पॉइंट, आसानी से बन जाएगा। ठीक, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में हो, कोलिनियर नाम से क्लियर है, एक ही लाइन में हो तो उसे कोलिनियर कहेंगे। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आता है कि सर अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो कोलिनियर होगा कि नहीं। सुनो सुनो सुनो, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तब भी कोलिनियर होगा और एक लाइन में है तब तो कोलिनियर है ही। तो दो वेक्टर के कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होना चाहिए, वो पैरेलल हो या सेम लाइन पे हो। ठीक, अच्छा पैरेलल सर समझ नहीं आया, कैसे पैरेलल है तो कोलिनियर बोल दे रहे हैं। जो आपको बताए थे वेक्टर का शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वेक्टर को उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रख रहे हैं। तो जैसे अगर दो वेक्टर दिया है A और B, दो वेक्टर है, पहला वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, इस समय ये क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, B को यहां से उठाए और A के टेल पे रख दिए, A तो ऐसे था, A के टेल पे रख दिए। इन दोनों वेक्टर का
ये वाला और ये वाला डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी मान लो उतना ही बड़ा है, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये देखो एक ही लाइन पे नहीं आ गया, आ गया। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तब भी कोलिनियर होगा, और कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे है तब भी कोलिनियर होगा। समझ रहे हो क्या करें? अच्छा, मतलब सर ये शिफ्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा, इक्वल वेक्टर होता है ना, अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रख रहे हैं तो वेक्टर इक्वल होता है, तो इक्वल वेक्टर को कहीं भी हम उठा के शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है सर तो करते क्या है। सिंपल सा बात है, देखो ये दोनों अगर कोलिनियर है ए और बी, तो ध्यान से देखिए सर, तो ए के जो मैग्नीट्यूड है उसमें थोड़ा सा अंतर है, डायरेक्शन तो दोनों का सेम है। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लैम्डा टाइम्स बढ़ा दें तो ये बी के बराबर आ जाएगा। सर लैम्डा टाइम्स लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई भी स्केलर नंबर है। जैसे अगर मान लो कि बी का लंबाई 10 है, ए का लंबाई 5 है, तो अब लैम्डा की जगह क्या आएगा? 2 आएगा 10 बनाने के लिए। जैसे सर अच्छा बी का लंबाई 15 है, ए का लंबाई 5 है, तब अब लैम्डा 3 आएगा। सिंपल सा बात है भाई, कोई बड़ी बात है। इन दोनों में मैग्नीट्यूड का अंतर है, डायरेक्शन सेम है, तो बी को हम लोग लैम्डा टाइम्स ए लिखते हैं। तो सिंपल सा बात है, ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, बी बराबर होता है लैम्डा टाइम्स ए। समझ रहे? डिफिनीशन लिखा भी है, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कोलिनियर होने का कंडीशन होता है, लैम्डा यहाँ क्या है? स्केलर नंबर होता है। अगर दो वेक्टर आपको कभी भी कोलिनियर दिखा करे तो एक दूसरे का सिंपल लैम्डा टाइम्स कर दिया करो, काम हो जाएगा वहीं पे खत्म, और ज्यादा इसमें बहुत दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। अगर ए और बी नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर है, अच्छा लैम्डा ए प्लस म्यू बी अगर जीरो लिखा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब लैम्डा और म्यू अलग अलग जीरो हो। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए और बी अगर दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर है, मतलब अगर आपको कहीं ऐसा दिख गया लैम्डा ए प्लस म्यू बी बराबर जीरो, इस जीरो को हम लोग लिखते हैं जीरो ए प्लस जीरो बी, समझने के लिए। अब दोनों साइड से ए और बी का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो लैम्डा बराबर जीरो आएगा, म्यू बराबर जीरो आएगा। तो हम लोग कोफिशिएंट दो वेक्टर का तभी कंपेयर करेंगे जब वो दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर हो। अगर ऐसे कहीं भी कंपेयर नहीं कर देते, जैसे एलएचएस में कुछ लिखा है, आरएचएस में लिखा है दो वेक्टर के फॉर्म में, तो अगर वो दोनों का कोफिशिएंट आपको कंपेयर करना है तो ये कंफर्म रहे कि दोनों नॉन कोलिनियर है तभी करेंगे। जैसे आई और जे का बात करें, या जे और के, मतलब कोई भी जो आप जानते हैं। आई और जे क्या है? नॉन कोलिनियर है, अरे एक इधर है दूसरा इधर है, नॉन कोलिनियर, ठीक। तो आई और जे का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि नॉन कोलिनियर है, सिंपल सा बात है। अच्छा सर ये कैसे आया, प्रूफ बताइए। देखो प्रूफ बताते हैं। कभी कभी हम लोग जीवन में उल्टा काम भी करते हैं, उल्टा काम करके फिर दिखा देते हैं नहीं भाई ये उल्टा काम है, मतलब ये गलत है, तो सीधा काम कर लो। वही इसमें हम लोग करने का कोशिश करेंगे। जैसे आपको दिखाना है कि लैम्डा और म्यू जीरो होगा, तो चलो हम मानते हैं लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है, ये एज्यूम कर रहे हैं कि लैम्डा जीरो नहीं है, और दिखा देंगे कि नहीं यार ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब जो लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो माने वो गलत बात है, लैम्डा जीरो ही होना चाहिए। प्रूव हो गया। अगर लैम्डा कोई सोचा कि जीरो न हो तब क्या कहानी होगा, चलो लैम्डा ए बराबर माइनस म्यू भी लिख सकते हैं, अरे म्यू भी को उधर ले गए हैं। अच्छा तो ए बराबर कितना लिख सकते हैं? माइनस म्यू बाई लैम्डा बी, और लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है भाई, मतलब ये कोई स्केलर नंबर आएगा, तो a बराबर ये k टाइम्स भी लिख सकते हैं, मतलब ये पूरा स्केलर नंबर का नाम k मान लिए। तो आ क्या गया? a बराबर कांस्टेंट इनटू दूसरा वेक्टर, मतलब अगर कभी भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो दोनों कोलिनियर होता है, लेकिन दिया क्या है? नॉन कोलिनियर। इसका मतलब ये क्या है? एजम्पशन आपका जो था वो रॉन्ग हो गया। एजम्पशन क्या है? रॉन्ग। जो लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो माने थे वो गलत हो गया, क्योंकि लैम्डा अगर नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे सर तो कोलिनियर आ गया, लेकिन सवाल वाला दिया क्या है? नॉन कोलिनियर। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। सेम उसी तरह म्यू भी होना चाहिए जीरो। तो ये आपका कंडीशन होता है, याद कर लीजिएगा। और याद ये रखना है आपको कि दो वेक्टर का कोफिशिएंट हम लोग एलएचएस और आरएचएस से कंपेयर तभी करते हैं जब दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर हो।
चलो आगे करते हैं। अब 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा? अभी हम लोग किसको कोलिनियर देख रहे थे? दो वेक्टर ए और बी अगर कोलिनियर है तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होना चाहिए। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा उसको समझते हैं। 3 पॉइंट, जैसे मान लो सर ए बी सी, ये 3 पॉइंट है, ये इस समय क्या है? कोलिनियर है। ये वेक्टर नहीं है, ए बी सी तीनों क्या है? कोलिनियर है। ठीक सर, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो इससे 2 वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अगर ए बी सी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो 2 वेक्टर भी कोलिनियर होगा। तो यहां मैं लिखता हूं ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब ये होगा कि 2 वेक्टर ए बी और ए सी कोलिनियर होगा। ए बी ए सी आर कोलिनियर, और ए बी और ए सी अगर कोलिनियर है तो इसका तरीका हम लोग सीख चुके हैं। ए सी बराबर होता है लैम्डा टाइम्स ए बी, लैम्डा टाइम्स ए बी। तो ये कोलिनियर होने का कंडीशन होता है 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट अगर आपको दिया रहे तो 2 वेक्टर बनाओ पहले, ए बी और ए सी, फिर एक दूसरे का अगर लैम्डा टाइम्स आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएगा। सिंपल सा बात। ठीक है सर। अच्छा, अगर आई जे के के टर्म में दिया हो, जैसे अगर 2 वेक्टर है, ए है a1i a2j a3k, और दूसरा वेक्टर b है b1i b2j b3k, और a और b अगर कोलिनियर है तो अभी आपको बताया है कि b बराबर लैम्डा ए होता है, सही ना, फॉर कोलिनियर। ये लिख लीजिएगा अपने से कि a और b अगर कोलिनियर है तो b बराबर लैम्डा ए। अच्छा, b की जगह रखो b1i b2j b3k, ये आएगा लैम्डा ए की जगह रखो a1i a2j a3k। दोनों साइड से i j k का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। कर सकते हैं, i j k का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि तीनों नॉन कोप्लेनर होता है। आगे हम लोग सीखेंगे 2 वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर है तो कोफिशिएंट कंपेयर होता है, और 3 वेक्टर के लिए नॉन कोप्लेनर है तो कोफिशिएंट कंपेयर होता है। i j k हमेशा एक प्लेन में नहीं आता, नॉन कोप्लेनर होता है। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। b1 बराबर लैम्डा a1, b2 बराबर लैम्डा a2, b3 बराबर लैम्डा a3। तीनों से लैम्डा निकाल के अगर आप बराबर करेंगे तो आपको b1 बाई a1, b2 बाई a2, b3 बाई a3 मिलेगा। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, मतलब अगर आपको इतना समय बचाना है 2 लाइन 3 लाइन का, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे 2 वेक्टर अगर कोलिनियर होगा तो आई के कोफिशिएंट का रेशियो, जे के कोफिशिएंट का रेशियो, के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर आई दोनों साइड में LHS RHS में या 2 वेक्टर जो भी दिया रहेगा उसका आई के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेना, जे के कोफिशिएंट का रेशियो और के कोफिशिएंट का रेशियो। अगर तीनों बराबर आता है तो दोनों वेक्टर कोलिनियर होता है। और 3 पॉइंट में आपको कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, 2 वेक्टर ही है। 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लेना, फिर उसको दिखा देना कोलिनियर। और 2 वेक्टर कोलिनियर होने की कंडीशन अभी आपको बताए हैं, पहले भी बताए थे। एक दूसरे का लैम्डा टाइम से करो, या आई जे के टर्म में दिया हो तो ये तरीका लगाओ। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और देखो, इसे नोट कर लीजिएगा कि 3 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, 3 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, अगर ये कोलिनियर है, सही ना, मतलब 3 पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया है। जैसे ये सर है ए बी सी, ए का पोजीशन वेक्टर है ए, बी का पोजीशन वेक्टर है बी, सी का पोजीशन वेक्टर है सी। ठीक, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, एक्स वाई जेड सभी जीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अगर जीरो हो तो तीनों का कोफिशिएंट का सम भी जीरो होगा। ये कंडीशन होता है। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सेक्शन फॉर्मूला है। ध्यान से अच्छा देखिए, सेकंड वाले से x बराबर कितना, सेकंड वाले से x बराबर होगा माइनस वाई प्लस जेड। फर्स्ट वाले में रखो x के जगह माइनस वाई प्लस जेड ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। अच्छा, तो यहां से आपको मिलेगा y प्लस जेड ए बराबर वाई बी प्लस जेड सी।
तो ए वेक्टर क्या मिला? ए वेक्टर आपको मिला वाई बी प्लस जेड सी अपॉन वाई प्लस जेड। ये आपको कुछ फील नहीं दे रहा है? सेक्शन फार्मूला। अरे सर सेक्शन फार्मूला दिखाएं आपको। देखो ए वेक्टर जो है अगर हम लोग बीच में माने, यहां हम लोग बी वेक्टर बीच में माने तो आपके ऊपर है, कहीं भी मान सकते हो। अगर यहां बी को लिखना है तो वाई का वैल्यू रख दो एक्स प्लस जेड, मतलब बी को अगर दिखाना है तो वाई की जगह एक्स प्लस जेड रख दो, कोई बड़ी बात नहीं, समझ ही रहोगे। तो ए बी सी में से किसी भी एक का आप कहीं भी रख सकते हैं। चलो ए को बीच में रख देते हैं, जैसा इस समय हम लोग लिखे हैं उसके हिसाब से ए मान लो यहाँ है, बी यहाँ है। तीन वेक्टर को, तीन पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। ये कहाँ है ये नहीं लिखा है सवाल वाला, पढ़ो ध्यान से। तीन पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये तीनों है कोलिनियर है, तो ये ए बी सी कहीं भी हो सकता है भाई। तो इस समय मान लो अगर ऐसा बना दिए जैसा इस समय हम लोग रिजल्ट लिखे, तो आप देख के बता सकते हैं कि जो ए पॉइंट है वो बी सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये होगा जेड इज टू वाई। ध्यान से देखो सेक्शन फार्मूला, वाई बी जेड सी अपॉन वाई प्लस जेड। ये देखो ए का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा और ए के बराबर होगा, वही यहां लिखा है। अच्छा ये जो सेक्शन फार्मूला है ये कहां पे लगता है? एक स्ट्रेट लाइन पे लगता है, मतलब पॉइंट जब कोलिनियर रहेगा तभी लगेगा। तो ये तीन पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो इसका मतलब सेक्शन फार्मूला से ट्रू हो गया कि ये रिजल्ट जो ये दोनों लिखा है ये ट्रू है। समझ रहे? अच्छा ये एक बात नहीं समझ में आया सर, तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो हम लोग पिछले में सीखे थे दो वेक्टर बना के कर सकते थे। सही बात है। तो इस रिजल्ट का क्या यूज है? मतलब एक और रिजल्ट क्यों पढ़ रहे हैं इसको? देखो इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आपको कहीं ऐसे लिख दिया कि आर वेक्टर बराबर मान लो लिख दिया एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है सर, ऐसे सिंपल से एक सवाल दे रहे हैं, आर वेक्टर लिख दिया एक्स ए प्लस वाई बी, ऐसे एक लिखा हो सवाल में कि तीन पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बी और आर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक, तो कहे कि x प्लस वाई का वैल्यू बताओ। तो अब इसका यूज हम लोग करेंगे जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ये तभी यूज होगा जब ये पहला रिलेशन दिया हो, मतलब एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर 0 दिया हो, तो तीनों के कोफिशिएंट का सम अगर 0 आएगा तो वो तीनों पॉइंट फिर कोलिनियर होता है। तो इसका यूज कब करेंगे? जब आपको तीन वेक्टर में एक रिलेशन लिखा हो। समझ रहे हो सर? अच्छा तो ये तीन वेक्टर में एक रिलेशन ही तो लिखा है, तो सबको पहले एक साइड लाया करो। तो देखो ऐसा कुछ बन गया, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर 0। तो अगर कोलिनियर लिखा है तो ये तभी होगा जब सारे कोफिशिएंट का सम 0 हो। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 1 के बराबर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इस रिलेशन का आप यूज तब करेंगे, जो ये नोट करने वाला पॉइंट है, जब आपको तीन वेक्टर में एक रिलेशन लिखा हो, सबको एक साइड ले जाके 0 करो, और तीनों पॉइंट अगर कभी भी कोलिनियर लिखा रहे तो सारे कोफिशिएंट का सम 0 कर दो। ये कंडीशन होता है सर। एग्जाम्पल ट्राई करो सभी लोग, आपके सामने रहा ये कोलिनियर जो अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उसी पे बेस्ड। गिवन ए बी सी आर 3 नॉन, यहां रहेगा 3 नॉन जीरो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा ए बी सी 3 नॉन जीरो और पेयर वाइज नॉन कोलिनियर का मतलब ए बी के नॉन कोलिनियर, बी सी के नॉन कोलिनियर और सी ए के नॉन कोलिनियर। अच्छा मतलब ए बी सी पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है और नॉन जीरो वेक्टर है, सच दैट a प्लस 2b इज कोलिनियर विथ c और b प्लस 3c इज कोलिनियर विथ a। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 6c। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स, ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं। और कोफिशिएंट कंपेयर कब करेंगे? ये कंसेप्ट क्या पढ़े हैं? जब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हो, दो वेक्टर का ही अगर नॉन कोलिनियर है तो कोफिशिएंट कंपेयर होता है। अच्छा तो अब देखो कोलिनियर कौन कौन लिखा है? a प्लस 2b और c कोलिनियर है, तो a प्लस 2b ये लैम्डा टाइम्स c होगा। b प्लस 3c और a कोलिनियर है, तो b प्लस 3c ये म्यू टाइम्स a होगा। कुछ अलग कांस्टेंट डालेंगे, दोनों जगह जरूरी नहीं है कि दोनों जगह लैम्डा ही हो, एक जगह लैम्डा डाल दो, एक जगह म्यू डाल दो। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो ABC तीनों है, ABC तीनों जब तक रहेगा कोफिशिएंट कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन कोप्लेनर नहीं लिखा है। ABC पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है, ये लिखा है। अच्छा मतलब
हम लोग पहले इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके किसी एक को हटाओ, एलिमिनेट करो। जब किसी दो वेक्टर में रहेगा तब कोफिशिएंट कंपेयर हो सकता है। तो एक काम करते हैं, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो फर्स्ट -2 टाइम्स सेकेंड कर दो। अच्छा, तो दूसरा वाला देखो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b + 6c 2 μa। अब फर्स्ट में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, देखो 2b हो जाएगा कैंसिल, आएगा a - 6c लैम्डा c - 2 μa। दोनों साइड से आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि a और c नॉन कोलिनियर है। तो कंपेयर करो c का पहले, तो लैम्डा बराबर आ गया -6, म्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, लैम्डा का वैल्यू जो -6 आया है इसी से हमारा आंसर आ चुका है। ध्यान से देखो, लैम्डा की जगह यहाँ -6 रखो, तो a + 2b बराबर था लैम्डा c, और लैम्डा का वैल्यू -6 आया तो -6c, सबको एक साइड लाओ, तो a + 2b + 6c बराबर कितना आ जाएगा 0। तो a + 2b + 6c का वैल्यू कितना 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। समझ गए कहानी। वेक्टर में जब तक ये नहीं लिखा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है, तब तक हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर नहीं करेंगे। और 3 वेक्टर में हम लोग ढूंढेंगे, अगर नॉन कोप्लेनर है तभी कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे। समझ गए। इस तरह का सवाल का आंसर जो है बहुत ही आसानी से आता है, मतलब ये दिख भी रहा था, देखो a + 2b, यहाँ तो a + 2b आ ही रहा था। अगर लैम्डा का वैल्यू निकाल दें, थोड़ा बहुत आइडिया भी लगता है यार, कि अगर ऑप्शन में 0 दिया हो या कांस्टेंट आंसर दिया हो, अगर चारों ऑप्शन ए बी सी के टर्म में नहीं, कांस्टेंट दिया हो, जैसे 2 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, 0 दिया हो, तो ऑप्शन देख के ही बता सकते हो 0 ही आ सकता है। जैसे अब कोई कहे कि यार a + 2b + 5c का वैल्यू बताओ, तब तो वो c के टर्म में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन अगर चारों कांस्टेंट दिया हो तब ये 0 ही आ सकता है, नहीं तो फिर a b c वेक्टर के टर्म में कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये पिछले साल मेंस में आया था, a b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच वेक्टर अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर। a और b क्या है, नॉन कोलिनियर है, और अल्फा और बीटा क्या है, कोलिनियर है। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, अभी हम आपको बताए थे कि i j के टर्म में वाला नहीं बताए थे, कि i j अगर a वेक्टर a1i + b a2j + a3k, b वेक्टर b1i + b2j + b3k है, अगर दोनों कोलिनियर है तो कोफिशिएंट का रेशियो बराबर। यहां भी वही काम, a और b क्या है, सवाल वाला खुद ही दिया नॉन कोलिनियर है, तो a और b का कोफिशिएंट कंपेयर कर ही सकते हैं। तो इतना बराबर लैम्डा, जैसे अल्फा और बीटा कोलिनियर है तो अल्फा को लैम्डा बीटा लिखो, फिर दोनों साइड कंपेयर करो। टाइम वेस्ट करना क्या फायदा, हम लोग टाइम वेस्ट करें, नहीं, टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। तो आप बस किया क्या करो, अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर लिखा है, जैसे a और b नॉन कोलिनियर है, जैसे i j नॉन कोलिनियर है, और दो वेक्टर अगर कोलिनियर लिखा है तो दोनों वेक्टर जो कोलिनियर है उसमें जो नॉन कोलिनियर है उसका कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दिया करो। तो a और b के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर, टाइम आपका बच जाएगा, बस काम खत्म। b का कोफिशिएंट देखो इधर 1 है, इधर -2 है, यहाँ से x निकाल लेंगे, x से आपको फाइंड करना है। इधर मल्टीप्लाई करो, -2x + 4 2x + 3, एक साइड लाओ, इधर सबको लेते हैं, सही ना सर। -2x -- +4, तो इधर आ जाएगा 2x + 3, तो 4x बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया 1/4, तो इस सवाल का आंसर आ गया 1/4। समझ गए, आसान। बस आप ट्रिक याद रखेंगे, अगर नहीं भी याद रहेगा तब भी सवाल तो लगा ही लेंगे आप, इतना आसान है, सबको करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको जल्दी से करना है तो ये ट्रिक याद रखें। अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है a और b, और अल्फा बीटा उसी के टर्म में लिखा है a और b के, और दोनों कोलिनियर है, तो रेशियो बराबर कर दिया करो, किसका, कोफिशिएंट का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप है। अभी जो आपको ट्रिक सिखा रहे थे वही वाला है। इफ r वेक्टर है sin² θ a cos² θ b, थीटा कोई पैरामीटर है, देन पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर a b r कोलिनियर। अगर 3 वेक्टर में एक रिलेशन दिया हो और तीनों वेक्टर
3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करे और वो तीनों कोलिनियर हो, क्या बताए हैं? सबको एक साइड लाओ, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर 0 बनाओ और सारे कोफिशिएंट का सम 0 कर दो, आपको कंडीशन मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला है जो आप बता रहे थे नोट कराने वाला, हाँ वही वाला है। एक साइड लाओ तो साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा बी माइनस आर इक्वल टू 0, सबको एक साइड लाए। अब देखो ये ऐसा बन गया क्या, एक्स ए वाई बी जेड है -1 जेड सी बराबर 0, सी की जगह आर है। अच्छा, तो अगर 3 वेक्टर में कोई रिलेशन लिखा है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है जिसके पोजीशन वेक्टर ए बी आर है, तो कंडीशन क्या बताए हैं? कोफिशिएंट के सम का वैल्यू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1। तो ये कब होता है 1? हमेशा होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो कोलिनियर होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बी आंसर इज द राइट आंसर। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई पूछे 1 कब होगा? हमेशा होगा नहीं भाई, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आइडेंटिटी है, ऑलवेज ट्रू है, तो हमेशा होगा। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होगा? अच्छा, पहले 3 वेक्टर छोड़ो, आपसे कहे कि 2 वेक्टर कोप्लेनर होगा तो क्या बताएंगे? जैसे 2 वेक्टर कोलिनियर कब होगा बता दिए कि 2 वेक्टर कोलिनियर होगा जब एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स हो। ऐसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2 वेक्टर ए और बी कोलिनियर तो सीख गए, कोप्लेनर कब होगा? 2 वेक्टर ए और बी कोप्लेनर कब होगा? तो कहेंगे सर 2 वेक्टर कोप्लेनर तब होगा जब एक ही प्लेन में हो। सही बात है यार, कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन में वेक्टर है तो उसे कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, तो 2 वेक्टर कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या बताएंगे? वो तो बता दिया आपके एक ही प्लेन में। 2 वेक्टर के कोप्लेनर होने का कंडीशन क्या बताएंगे? इसका जवाब जानते हैं? इसका जवाब होगा कि 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होता है। सोच लो अपने दिमाग में कोई भी 2 वेक्टर, जैसे कोई सोचा सर एक वेक्टर अगर ये लें, दूसरा वेक्टर अगर ये लें, एक प्लेन हम लोग बना सकते हैं जिसपे दोनों आ जाएगा। कोई भी 2 बनाओ, जैसे आई और जे है, आई इधर है जे इधर है, वो दोनों एक ही प्लेन में आता है। जे और के एक ही प्लेन में आता है। कोई भी 2 वेक्टर आप लेंगे वो एक ही प्लेन में आएगा। ऐसा होता है? हाँ भाई ऐसे ही होता है। सोच लो अपने दिमाग में कोई भी 2 वेक्टर लो और एक कॉपी खड़ा कर लो, देखो दोनों वेक्टर उस कॉपी पे आ जाता है कि नहीं? आ जाएगा। तो 2 वेक्टर अगर आपसे कोई पूछे कि कोप्लेनर कब होगा तो जवाब दोगे कि 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। हम लोग को सोचना किसमें है? 3 वेक्टर में। तो हम लोग देखते हैं कि 3 वेक्टर, 3 वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर ये तीनों कोप्लेनर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर। सही। तो 3 वेक्टर कभी भी अगर कोप्लेनर रहेगा तो उसका कंडीशन पहले आप लिख लीजिए कि सी वेक्टर या ए वेक्टर या बी वेक्टर कोई भी एक लैम्डा ए प्लस म्यू बी टाइप का होगा। मतलब लीनियर रिलेशन द्वारा अगर तीनों वेक्टर एक दूसरे से जुड़ा रहे तो तीनों वेक्टर कोलिनियर होता है, ये कंडीशन होता है। लैम्डा म्यू यहाँ क्या है? स्केलर नंबर। सर ये कैसे होगा प्रूफ बताइए, समझ नहीं आ रहा है। चलो इसका प्रूफ आपको बताते हैं कि ये आया कहां से। 3 वेक्टर कहीं भी है, जैसे मान लो सर कि सी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ऐसे 2-3 वेक्टर लिखा है, ठीक। कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो कोप्लेनर होते हैं, मतलब वो भगवान ने उसे कोप्लेनर बनाया है। कुछ फिगर ऐसे होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। अरे रेक्टेंगल भाई कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन में बनेगा, बना के देखो, रेक्टेंगल एक ही प्लेन में आएगा। सर्कल हुआ, एक ही प्लेन में आएगा, भगवान ने उसे कोप्लेनर बनाया है। तो उसी का हम लोग यूज करेंगे जिसका वो भगवान ने बनाया है, ठीक है सर। तो देखो यहां से ए वेक्टर को उठाए यहां पे रख दिए, कोई फर्क नहीं है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रखे हैं। बी वेक्टर को उठा के यहां पे रख दिए, ए के टेल पे,
डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, और सी वेक्टर को यहां से उठा के यहां कॉर्नर पे रख दिए। अगर इन तीनों वेक्टर से हम लोग पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकेंगे तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएगा। अगर पैरेललोग्राम फॉर्म नहीं होगा तो कोप्लेनर नहीं होगा। समझ रहे हो सर? अच्छा, तो अगर सी को हम लोग पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाना चाहें तो ए वेक्टर को कुछ बढ़ाना होगा यार। अगर बड़ा रहेगा तो कुछ घटाना होगा। जैसे मान लिया कि ए को लैम्डा टाइम्स बढ़ा दिए, तो हम लोग यहां पहुंचना चाह रहे हैं, कहां? यहां। तो ए को लैम्डा टाइम्स बढ़ा दिए। अच्छा, और यहां पहुंचना चाह रहे हैं तो बी को म्यू टाइम्स बढ़ा दो। अच्छा, तो ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है आपको बताए थे अगल बगल वाले साइड के सम के बराबर होता है। तो सी का वैल्यू किसके बराबर होगा? लैम्डा ए प्लस म्यू बी। वही यहां देखो लिखा है। और पैरेललोग्राम क्या होते हैं? तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। पैरेललोग्राम फिगर ही कोप्लेनर है। समझ रहे हो क्या कर? तो ये इसका प्रूफ होता है। आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है एबीसी, तो कोई भी एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के स्केलर मल्टीपल का सम के फॉर्म में आता है तो वो कोप्लेनर होता है। जैसे अगर ऐसे कहीं लिख दिया कि C बराबर 3A प्लस 2B, इसको देख के ही आप बता सकते हैं कि एबीसी कोप्लेनर है। कैसे सर, कैसे? अरे ये रिलेशन C बराबर कितना? लैम्डा ए, यहां लैम्डा की जगह 3 है, म्यू की जगह 2 है। कंपेयर करो, आंसर खत्म। अच्छा, मान लो सर ऐसे लिखा है तब 2A प्लस बी माइनस 3C, ये भी कोप्लेनर है। हाँ, ये भी कोप्लेनर है। C बराबर देखो क्या आएगा? 2/3A 1/3B। ये C को उधर ले गए हैं, 3 से डिवाइड कर दिए। ये देखो लैम्डा का वैल्यू है, ये म्यू का वैल्यू है। कंपेयर करो, वही बन गया जो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई भी रिलेशन लिखा है देख के बता सकते हैं कि एबीसी तीनों क्या होगा? कोप्लेनर होगा। समझ गए पूरा कहानी यहां तक? ये कोप्लेनर वेक्टर का कहानी होता है। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो कैसे चेक करेंगे? अब बात करते हैं, जैसे कोलिनियर में देखे थे कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो आई जे के फॉर्म में अगर लिखा था रेशियो बराबर कर दो, कोफिशिएंट का रेशियो। ऐसे तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है, लिख देते हैं, अलग से आप नोट कर लीजिएगा। इफ ए वेक्टर दिया है a1i a2j a3k, दूसरा बी वेक्टर दिया है b1i b2j b3k, और सी वेक्टर है c1i c2j c3k। अगर ये ABC कोप्लेनर है, ABCR कोप्लेनर, तो A डॉट B क्रॉस C 0 होता है। ये इतना बड़ा कैसे पहुंच गए सर आप? ये देखो ऐसे पहुंचे। B क्रॉस C, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे। दो वेक्टर B और C, अगर B क्रॉस C करेंगे तो ये आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर ध्यान से देखो तो A के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो A के साथ अगर B क्रॉस C का डॉट लेंगे तो 0 होता है। और A डॉट B क्रॉस C जो होता है ये कुछ नहीं होता, ये आई जे के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वही होता है। तो इतना दिमाग न लगाते हुए आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि तीन वेक्टर अगर कभी भी कोप्लेनर है तो आई जे के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट 0 कर दो। ये कंडीशन होता है तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने का। क्या बताए हैं? तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो आई जे के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट 0, अगर वो आई जे के फॉर्म में लिखा रहे तब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं जो बताए थे, आप डायरेक्ट बस नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एबीसी अगर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है सेटिस्फाइंग लैम्डा 1a लैम्डा 2b लैम्डा 3c बराबर 0, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सब 0 होता है। मतलब तीन वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर है
तभी उसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इधर 0 को लिख सकते हैं ना, 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी 0 इंटू सी, दोनों साइड से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो λ1 λ2 λ3 सब क्या आएगा 0। डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि 3 वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर तभी कर सकते हैं जब तीनों क्या हो, नॉन कोप्लेनर हो। प्रूव उसी तरह जैसे पिछला प्रूव किए थे, उल्टा मान लेना कि λ1 0 नहीं है, तो ये बन जाएगा C बराबर लैम्डा ए प्लस म्यू बी जैसा, मतलब वो आ जाएगा कोप्लेनर, मतलब एजम्पशन आप जो मानेंगे हो जाएगा गलत, तो इसका मतलब उल्टा ही होगा, मतलब 0 होगा। सही है सर, प्रूव इसी तरह कर सकते हैं आप आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करो। एग्जाम्पल ए बी सी आर लिनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, ये जो कंडीशन लिखे थे C बराबर लैम्डा ए प्लस म्यू भी बताए हैं, वो लीनियर रिलेशन है, मतलब एक दूसरे से लिनियरली डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं। तो कभी भी अगर ये टर्म लिखा है, जैसे आपको बता देते हैं पूरा कहानी, 2 वेक्टर कोलिनियर है तो उसे कहते हैं लिनियरली डिपेंडेंट, अगर नॉन कोलिनियर है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसे लिनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं, और नॉन कोप्लेनर है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि ए बी सी आर लिनियरली डिपेंडेंट, मतलब तीनों कोप्लेनर है, और आई जे के फॉर्म में लिखा है। अभी आपको कंडीशन बताएं, 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो आई जे के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट को कर दो 0। डिटर्मिनेंट को ओपन करो, आपको क्या मिलता है देखते हैं। 1 के साथ देखो, 1 के साथ आएगा 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, फिर -1 के साथ देखो, यह आ जाएगा 4 बीटा माइनस 4, फिर 1 के साथ देखो, 1 के साथ आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 3, ओपन करेंगे तो आएगा 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 बराबर 0। 4 अल्फा कैंसिल, यहां से आपको बीटा बराबर 1 मिल गया, बीटा का वैल्यू ही मिल गया। अब मॉड सी दिया है √3, इसका मॉड दिया है √3, मॉड करना सबको आता है, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर, के कोफिशिएंट के स्क्वायर, ये √3 है, मॉड सी को √3 कर दिए। ये बीटा का वैल्यू 1 आ चुका है, पुट करो, स्क्वायर कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3, अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर +-1, अल्फा का वैल्यू आएगा +-1, बीटा का वैल्यू आएगा 1, ये आपका हो गया आंसर। सही है सर, लीनियर, नया शब्द आप सीखे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर। तो 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हो, सिंपल सा कंडीशन याद रखना, आई जे के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट को 0 करना होता है। अगला जो हम लोग लिखे थे कि 4 पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर, जैसे पिछला हम लोग नहीं लिखे थे कि 3 पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, अगर वो तीनों कोलिनियर है, तो अगर स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है एक्स वाई जेड, लेकिन एक्स वाई जेड सभी 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अगर 0 है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। वही कहानी है, बस 4 पॉइंट में हो जाएगा। 4 पॉइंट ए बी सी डी अगर कोप्लेनर है, देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड यू, ये सभी 0 नहीं होना चाहिए, लिख दीजिएगा नॉट 0, मतलब सारे एक साथ 0 नहीं हो सकता, कोई एक हो सकता है। सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस यू डी अगर 0 रहेगा तो चारों का सम 0 होना चाहिए, सेम उसी तरह जैसे पिछला किए थे। तो आप इसे डायरेक्ट बस नोट कर ले। 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर है, 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर है, चारों का पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी दिया है, तो अगर स्केलर एक्स वाई जेड यू समथिंग अगर है, जिसके लिए एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस यू डी अगर 0 है, तो चारों कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। फिर से वही बात उठेगा लोगों के दिमाग में कि सर इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज वहां करेंगे जहां पे आपको 4 वेक्टर में एक रिलेशन लिखा हो और कहे कि ये 4 वेक्टर 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है जो कोप्लेनर है, तो चारों कोफिशिएंट का सम 0 कर देना, सिंपल सा कहानी। और इन जनरल अगर आपको दिखाना हो कि 4 पॉइंट कोप्लेनर है, जैसे मान लो ये एक ही प्लेन पे, इस समय देखो ये चारों पॉइंट बोर्ड के प्लेन पे ए बी सी डी, मान लो ये 4 पॉइंट का कोप्लेनर है, तो 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, सही सर ना।
4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना लो। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो अब वही बन गया 3 वेक्टर कोप्लेनर वाला जो आज हम लोग सीखे हैं, सही ना सर। तो 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर है तो 4 पॉइंट से ए बी ए सी ए डी 3 वेक्टर बना लेंगे। तो 4 पॉइंट कोप्लेनर मतलब 3 वेक्टर कोप्लेनर, और 3 वेक्टर कोप्लेनर होने का कंडीशन आपको बता चुके हैं। तो ये कहानी होता है, यहां तक आप नोट कर लें। आगे करते हैं। वेक्टर एलॉन्ग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के एलॉन्ग वेक्टर क्या होता है ये देखते हैं। देखो सर, 2 वेक्टर अगर आपको दिया है ए और बी, ये ए है ये बी है, मान लो ये पीछे इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये अगर बी होगा डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक। इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर क्या होगा ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक। तो चलो समझते हैं। ये मान लो इसका नाम चलो O है। अगर एक 1 यूनिट का वेक्टर A के डायरेक्शन में चाहिए, क्या कहे हैं, A के डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर अगर आपको चाहिए तो यूनिट वेक्टर होगा। एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, मतलब OA वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, ये A कैप हो जाएगा। A के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर A कैप। ये सर आप यूनिट वेक्टर क्यों बना रहे हैं, हम लोग देखो मेरा सोचना क्या है, हम एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर अगर आप ध्यान दिए होंगे कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े थे, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो अगल बगल वाले साइड के एंगल को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, तो अगर हम लोग एक रोम्बस फॉर्म कर लें, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर। रोम्बस अगर फॉर्म करोगे तो रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन दे देगा, मतलब वेक्टर दे देगा। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा स्केलर से गुणा कर देंगे, ये चाह रहे हैं। अच्छा, तो OA 1 मैग्नीट्यूड का है, OB 1 मैग्नीट्यूड का है, OB भी 1 मैग्नीट्यूड का है, तो ये B कैप होगा। अब एक रोम्बस फॉर्म करते हैं हम लोग। मान लो ये एक रोम्बस फॉर्म हो गया सर, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, मतलब चारों साइड बराबर है, रोम्बस बन गया। तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है ये वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होता है। तो ये वेक्टर अगर A है, पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, अगर अगल बगल वाला साइड A और B है तो डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर होगा वो A प्लस बी होगा। A प्लस बी नहीं बल्कि A कैप प्लस B कैप होगा, ये यूनिट वेक्टर है ना सर। अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर है तो अपने से एंगल लिख लेना θ/2 θ/2। तो ये जो वेक्टर होगा ये मान लो इसका नाम C है, तो OC वेक्टर क्या होगा, A कैप प्लस B कैप। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन दिया है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। नहीं भाई, ये जैसे एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन ही है, मैग्नीट्यूड इतना बड़ा हो सकता है, समझ रहे हो क्या करें, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ डायरेक्शन हम लोग को मिला कि अगर एक रोम्बस फॉर्म करेंगे तो रोम्बस के डायगोनल के अलोंग ही एंगल बाइसेक्टर आएगा। अच्छा, तो वेक्टर क्या होगा सर, वेक्टर अब देखो लिख रहे हैं, वेक्टर एलॉन्ग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। डायरेक्शन हम लोग को मिल गया, ये मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो अपने से स्केलर नंबर लैम्डा से गुणा कर दो, ये हो जाएगा वेक्टर। अब कुछ लोग कहें सर लैम्डा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ना ना ना, लैम्डा मैग्नीट्यूड नहीं है, लैम्डा एक स्केलर नंबर है। जैसे आपको ऐसा लिखना हो कि एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड कर देना 5 और यहां से निकालना लैम्डा का वैल्यू, फिर जो लैम्डा का वैल्यू आएगा उसे पुट करेंगे, फिर आपको 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलेगा। ये नहीं कि 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर दिया है तो लैम्डा के जगह रख दिए 5, नहीं साहब नहीं। आपको गलती कहां होगा तुरंत बता देते हैं। कोई अगर लैम्डा की जगह 5 रखा और A मान लो I कैप है, A कैप I कैप है और B कैप J कैप है, तो 5 I कैप प्लस J कैप ये 5 मैग्नीट्यूड का है, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5√2,
तो हो गया गलती। इसका मतलब लैम्डा इस केस में क्या होना चाहिए था, 5/√2। समझ रहे हो कैसे आएगा, उसका मैग्नीट्यूड को 5 कर दोगे, अपने आप ही जो आना होगा लैम्डा आ जाएगा। तो ये होता है वेक्टर अलोंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल एंगल देखो ये वाला होता है, ये इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है। और एक काम करना, जहां पे दो वेक्टर मिलेंगे वहां से दोनों वेक्टर बाहर की ओर निकलना चाहिए, तब जो एंगल बनेगा इंटरनल एंगल होगा और ये वाला एक्सटर्नल एंगल होगा। ध्यान दीजिएगा सर। यहां देखो एक रोम्बस और फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। तो ये डायगोनल के लॉन्ग यहां भी आएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा एंगल। देखो ये थीटा था तो 180 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा/2, 90 माइनस थीटा/2, सही ना। तो एंगल बाइसेक्टर इधर देखो ए वेक्टर है या ए कैप है, और इधर अब ये वाला वेक्टर माइनस बी कैप हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर ये वेक्टर क्या होगा, मान लो ओडी, ओडी लिखना होगा तो होगा कितना, ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा। तो वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये होगा लैम्डा ए कैप माइनस बी कैप। या इसी को कभी कभी या इसको दोनों को हम लोग ऐसे भी किताब में लिखा होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए कैप को तो यही लिखते हैं भाई, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ। मतलब इसको घबराने के बाद नहीं कि ये क्या लिख दिया, यार वही है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। ये इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर होता है। समझ गए होगे, बहुत ही आसान है। अगर कभी भी आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर लिखना हो तो क्या करेंगे, जो भी दो वेक्टर दिया रहेगा उसका यूनिट वेक्टर बना के जोड़ो और लैम्डा टाइम्स करो, सिंपल। चलो इसका एग्जाम्पल करते हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका एक एग्जाम्पल ट्राई करो सभी लोग। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये तीनों। The length of bisector AD of angle BAC where D is on line segment BC। देखो ये है क्या, एक ट्रायंगल ABC है। पोजीशन वेक्टर मतलब बताए थे आपको कोऑर्डिनेट, मतलब A का कोऑर्डिनेट दिया है 1 -1 -3, B का कोऑर्डिनेट है 2 1 -2, सी का कोऑर्डिनेट है -5 2 और -6। ठीक है सर। द लेंथ ऑफ बाइसेक्टर AD, एंगल ए का बाइसेक्टर AD है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका लंबाई आपको बताना है। और डी पॉइंट कहाँ है, BC पे है। सिंपल सा जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, कुल मिला के फिगर से आप बता सकते हैं कि AD का आपको लंबाई बताना है। एक तरीका तो देखो ये हो सकता है कि आप ये वेक्टर बनाएं, ये वेक्टर बनाएं, दो वेक्टर बना लिए। पिछला कंसेप्ट जो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताएं इसके पहले स्लाइड में, ए और बी दो वेक्टर पता है तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर पता चल जाएगा, लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप। ठीक, अच्छा अब सर लैम्डा कैसे निकालें, लैम्डा 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 डी जो है डी, अगर आपको लैम्डा चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो कुछ, इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा तो मान लो स्केलर था, मैग्नीट्यूड को कुछ कर देना, जैसे मान लो मैग्नीट्यूड है समथिंग, लेकिन मैग्नीट्यूड आपको निकालने के लिए डी पॉइंट खोजना होगा। और डी पॉइंट आपको अगर निकालना है तो उसके लिए आपको पिछला बात याद करना होगा। पिछला बात क्या सर, पिछला बात आपको बताए थे कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये सामने वाले साइड को अगल बगल वाले साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। हाँ, तो ये जो डी पॉइंट है ये BC को AB/AC के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये BD/DC याद करो, BD/DC। इसमें इस सवाल में यार मैं जो चाह रहा था वो होगा नहीं। मैं थोड़ा देर पहले जो इतना बोल रहा था कि पिछले मेथड से कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है यार। अगर आपको AD वेक्टर निकालना होता तब तो पिछला यूज कर सकते थे, जो पिछला कंसेप्ट अभी पढ़े इसके पिछले स्लाइड में। लेकिन इसमें तो आपको बस AD का लंबाई चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए बस।
तो वेक्टर का बिना निकाले ही हम लोग बता सकते हैं, बस डी का क्या निकाल लो, पोजीशन वेक्टर, या डी का कोऑर्डिनेट निकाल लो, सिंपल। तो ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो फिर डिस्टेंस फार्मूला से एडी का लंबाई निकाल लेंगे, पिछला वाला कुछ यूज ही नहीं होगा इसमें। अगर ये वेक्टर निकालना होता, एडी वेक्टर, तब पहले हम लोग एडी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, डी पॉइंट निकाल के, वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर देखा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, बस एडी का मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो वेक्टर निकालना होता तब पिछले वाले कंसेप्ट में आप जाते, सिर्फ मैग्नीट्यूड एडी का निकालना है तो हम लोग को बस चाहिए क्या, डी का पोजीशन वेक्टर चाहिए, डी का पोजीशन वेक्टर निकाल के डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, सवाल यहीं से हो जाएगा खत्म। अगर एडी वेक्टर निकालना होता, जो इस सवाल में नहीं करना है, फिर भी आपको बता देते हैं, कहीं अगर पूछ लिया तो, एडी वेक्टर निकालना रहता तो हम लोग करते लैम्डा ए बी कैप प्लस ए सी कैप, ठीक। फिर एडी का मैग्नीट्यूड निकालते, वही डी निकाल के, फिर उसका मैग्नीट्यूड को, जो भी एडी का मैग्नीट्यूड आता उसके बराबर करते, फिर लैम्डा आता, फिर रखते, तब आता आपका आंसर। समझ गए पूरा कंसेप्ट, क्लियर। अब हम लोग देखो करेंगे क्या, ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ सर, दिख ही रहा है देखो, 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 आ गया, और 1 देखो अंडर रूट में आएगा 1 4 + 1 √6 है। अच्छा AC देखो कितना आ रहा है, 36, सही ना सर, 36, फिर ये माइनस करेंगे 9 आएगा, और ये भी 9 आएगा, सही देख लो। तो ये कितना आ गया, 36 9 45, 45 9 √54, इसको कितना लिख सकते हैं, 3√6, सही ना सर। तो ये √6 आए, ये 3√6 आए, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, देखो ना, ये √6 आया, √6 अपॉन 3√6, 1:3। अच्छा अब सेक्शन फार्मूला लगाओ, 1 × -5, 3 × 2, 3 × 2 6 -5, 1/4 आएगा, सही ना सर। देखो 3 × 2 6, 1 × -5 तो कितना आया, 1/3 + 1 4। अगला देखो 1 × 2 2 आया, 3 × 1 1 आया, हाँ 3 आया, तो 3 और 2 5/4, सही ना सर। अगला देखो 1 × -6 आया, और ये भी -6 आया, -6 -6 -12/4 -3। तो ए पता है, डी पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, एडी का लंबाई आ जाएगा, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ए पता है, डी पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के एडी निकाल लेंगे, यहीं से आपका मिल जाएगा आंसर, ठीक है सर। तो इसको आप करके अपने से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, फिर अगले क्लास में हम लोग अब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब देखना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।